नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। कंटेंट सहित आपको क्वेश्चनर मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक लाए हैं, ये हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, साइकोलॉजी का देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। बी, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू। सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर। या फिर डी, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो किस पर बल देती है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। कहने का मतलब है बच्चों को ऐसा सिखाएं, अधिगम सिखाएं मतलब कराएं, जो कि लचीला और बहुस्तरीय हो, जिसका लेवल हाई हो, लेकिन उसको सिखाने में इजी हो बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है। कौन सी विशेषता है जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है या उल्लेख करती है। वो है दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है कि किसी दूसरे के विचारों व इच्छाओं को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी होती, क्षमता होती है, वही अंतःवैयक्तिक वृद्धि का उल्लेख करती है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। वाइगोत्स्की जी के जो संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है, भाषा, परिपक्वता, स्कीमा का विकास या इनाम व सजा। तो किसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है, ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता। ठीक है, इसकी वाइगोत्स्की जी के संरचनावाद में परिपक्वता की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बच्चों के सीखने के आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए कहा गया, या सीखने के आकलन के लिए एक शिक्षिका को, एक टीचर को कौन कौन से टाइप या कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ए, कक्षा में की गई अंतःक्रिया। बी, परियोजना। सी, पोर्टफोलियो। डी, आत्मा आकलन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो किसकी जानकारी देता है। ए, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। देखिए, स्टूडेंट्स को क्या है कि एक तो क्लास में और क्लास के बाहर कैसे हेल्प करी उनकी जा सकती है, ये कहा गया है किसके अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, तो पांचवें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। समावेशन की बात कही गई है कि कौन सी प्रथा बाधक यानी बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड वो नहीं, प्रथा जो है समावेशन में कौन सी बाधक बन रही है। ऑप्शन नंबर
बी, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, पहले केवल कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं सीटेट में वो नेगेटिव वर्ड में आते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड में आते हैं, तो ये क्या है, यही एक बाधक बनता है। ठीक है, आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन जो है हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है कहा गया है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 7 में, डी, सामाजिक वार्तिकाग्र। सामाजिक वार्तिकाग्र जो है ये बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, ए, शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच सही है, और अधिकारों में क्षमता वो भी, भाग लेने का अवसर वो भी, लेकिन बाधा कौन उत्पन्न करता है, तो सामाजिक वार्तिकाग्र जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित कौन करती है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया गणित से रिलेटेड, डिसलेक्सिया पठन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है कि डिस्ग्राफिया जो होती है वो लेखन क्षमता से रिलेटेड होती है। 8वें का बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, कौन सा श्रवण विद्यार्थियों के, जो सुनने के लिए विद्यार्थी, सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। ये चीज़ जो होती है, क्योंकि यहाँ पे श्रवण की बात कही गई, श्रवण मतलब सुनना, मौखिक जो चीज़ होती है उसमें एक बोलना और सुनने की बात कही जाती है, लेकिन लिखने में लिखने की बात होती है लिखित परीक्षा में। ठीक है, आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। कौन से बच्चे प्रतिभावान होते हैं कहा गया है। धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता के लिए। सोच में सटीकता की आवश्यकता, मतलब सटीक जवाब, सॉलिड जवाब जो इंसान दे, तुरंत सोचे, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको तुरंत थिंक करके बताए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कथन क्या कहता है कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। और तर्क क्या कहता है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहते हैं। सही विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर गलत व्याख्या, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कहता है ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसमें कौन सा सही है, डी ऑप्शन, ए और आर दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने में पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, समीप दूराभिमुखी। ठीक है, समीप दूराभिमुखी को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कहा गया है। कौन सा सही नहीं है, सी, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कथन ए क्या कहता है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। और तर्क कहता है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होते हैं। सही विकल्प चुने, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में
ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए सही है, आर भी सही है, आर से ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। ध्यान से पढ़ेगा क्या कह रहा ए कि बच्चे अपनी संस्कृति में, जो भी संस्कृति है, ठीक है, उसमें व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से, ऑब्वियस सी बात है, सीखते हैं बच्चे। परिवेश से सीखते हैं, फ्रेंडशिप में सीखते हैं, जो व्यवहार, जो संस्कृति घर में सीखते हैं पेरेंट्स वगैरह से, ठीक है। और तर्क कहता सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। तो सामाजिकरण ऐसे ही तो कहते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 15वां क्वेश्चन आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, ठीक है। तो आज के हमारा जो ये टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।